तो बच्चों सबसे पहले हम ये जो एक पेपर सीट मैंने दी है उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। 8-10 ही क्वेश्चन थे शायद। ठीक, बच्चों देखें, इसमें अप टू 50 तक शायद मैं करवा चुका हूँ। ठीक है ना, अप टू 50 तक बच्चों मैं करवा चुका हूँ। उसके बाद के आंसर्स बच्चों में बता रहा हूँ, वो देखो। तो आंसर्स बच्चों देखना, ओके बच्चों। 50 में दिल्ली, 51 में दिल्ली, 52 में भी दिल्ली और 53 में भी दिल्ली, 54 में 136, 55 में 114, 56 में सी, 57 में दिल्ली, हाँ 53 में 136, हाँ 54 में सी, सही कह रहे हो। ठीक है, 55 में 114, 6 में सी, 7 में डी, 8th में सी, 9th में सी, 60 में ए, इसमें सी, इसमें बी। बच्चों ये दोनों छोड़ने हैं, पर ऐसी आंसर लिखवा रहा हूँ। ये दोनों छोड़ने हैं हाल फिलहाल आपको। ठीक, अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसको बच्चों देखो। ठीक है, 62 में बी, बॉम्बे। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब बच्चों देखो, मुझे बताओ 51, इसमें किसी को डाउट? 52 ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ 51 में कोई दिक्कत? 52, 53 किस में डाउट है? बोलो। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ये है, फॉलोइंग बोल थ्योरी द एनर्जी करस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन ऑफ 3rd and 4th ऑर्बिट। तो याद करो 13.6, 13.6, 3.4, 1.5, 0.85, यही था ना। तो 1 2 3 4, 3 से 4 डिफरेंस कितना हुआ? 1.5 और 0.85, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.6 मेरे हिसाब से। 2 और 5 7, 0.7। बस ये आंसर। और ज़्यादा प्रॉपर लोगे तो 1.51, और ये कितना होता है वो देख लेना। तो लगभग 0.7 के आसपास मान लो। 0.7 के आसपास एक ही ऑप्शन है डी। बोलो करण, कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ ये 52 है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें एक मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना होगा। ठीक है बच्चों, 53 इसमें कोई डाउट? 54 इसमें कोई डाउट? 55 देखो बच्चों, एन बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन Li++ फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड। देखो फर्स्ट से थर्ड जाना, तो 13.6, 12, 1.5 कितना हुआ? 12.1। अब लिथियम है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो 0.9, 108.9। एनर्जी कितनी आई? 108.9। अब तुम्हें वेवलेंथ चाहिए, तो वेवलेंथ कैसे आएगी? आंसर किस में है?
एंगस्ट्रॉम में, तो 12400 108.9 बस आंसर। ये है 55 ना 55। हाँ बोलो करण, कोई दिक्कत लग रही है? ठीक है। 56 देखो, द फिगर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एटम ऑफ ओरिजिन 6 स्पेक्ट्रल लाइन, वो सब ठीक है। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल अकर इन एब्जॉर्प्शन सिस्टम, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होगी। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बच्चों मैंने बताया था कि वो ग्राउंड से ही ऊपर जाता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई मान लो 1 से 3 चला गया फिर 3 से 5 चला जाए, वो ग्राउंड से ही जाएगा। तो डायरेक्टली जो ग्राउंड तक आ रही हैं वही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिलेंगे। तो इसमें देखोगे तो जो 1 2 3 है वो ग्राउंड तक आ रही हैं, तो ये हमें एब्जॉर्प्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि वो ग्राउंड से ऊपर जाएगा तो वो मिल जाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये 3 मिल जाएंगी, बाकी नहीं मिलेंगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में वो ग्राउंड से ही एब्जॉर्ब करके जाता है। ठीक है। 57 बच्चों, इसमें कोई डाउट है? देखो, द एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ एनर्जी स्टेट एटम इज 3 एमिशन। तो 4 तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है तो एमिशन में कितनी लाइंस मिलेंगी? 4 इंटू 4 माइनस 1/2 6। 4 तक जा रहा है, तो अगर एब्जॉर्प्शन में निकालोगे तो रहता है 4 माइनस 1 3, लेकिन एमिशन में फॉर्मूला ये होता है, वो इन्होंने बताया है कि अगर एब्जॉर्ब करके 4 तक जा रहा है तो 3 मिलेंगी, तो वो मिलेंगी, पर उसका मैं कोई यूज नहीं। हमसे पूछा है कि आप 4 से एमिशन में कितनी मिलेंगी, तो अगर वो 4 पे है तो एमिशन में कितनी मिलेंगी? ये 6। ठीक है। अब बच्चों फिर बताओ 58, इसमें कोई दिक्कत? 59 60 61 62। ओके बच्चों 63 64 आप छोड़ सकते हो। अब बच्चों मुझे बताओ, इस सीट में किसी का कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे पूछे। 60। ठीक है। दो एनर्जी ये सब ठीक है। ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो होता ये है, जो नीचे वाले ट्रांजिशन होते हैं उनका गैप बहुत ज़्यादा होता है। देखो 10.2, तो शॉर्टेस्ट हो जाएगा 3 से 1 वाला जो दिख रहा है डी वाला, तो डी के हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा? बी। जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम। बोलो निशा, कोई दिक्कत हो? ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ, इस सीट में किसी को कोई दिक्कत? लास्ट के 2 क्वेश्चंस बच्चों छोड़ने, उन पर दिमाग मत लगाओ। ठीक है। फिर भी अगर कोई करना चाहे तो मुझसे अलग से पूछ लेना, पर उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ओके इसे बच्चों फिर मैं पैक करता हूँ। ठीक है ना। 55 देखो, बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन इन Li++ फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, ये तो अभी बताया तो था, ये वही तो है 55। हाँ देखो जो ये लिखा है बस डिवाइड करना है, आंसर आगे। ठीक है ना, यही है ना ये? हाँ ठीक है बच्चों, इसे मैं पैक करता हूँ फिर। प्रियांशी क्लियर है? आगे बैठना हो तो आगे बैठ सकते, एक बेंच और छोड़ के। ओके तो बच्चों अब मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सरसाइज 2 का बोला था, उसे बच्चों फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसे बच्चों मैं हटा रहा हूँ। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सरसाइज 2, तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सरसाइज 2, ठीक है। उसमें बच्चों मुझे बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन कोई दिक्कत किसी को? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देखो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ए फोटोन ऑफ एनर्जी इजेक्ट ए फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन ये है। तो बच्चों ई और ये
this electron enter in uniform magnetic field of induction B direction perpendicular to field describes circular path of radius r, then r बच्चों बताना है। बच्चों थोड़ा सा इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का कंसेप्ट यूज होगा, वो समझते हैं बच्चों। ई एनर्जी, ये वर्क फंक्शन, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, ई माइनस ये। अब बच्चों बस एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, उसकी रेडियस होती है एम बी अपॉन क्यू बी। इसी को मोमेंटम लिख सकते हो, और मोमेंटम होता है √2 के एम अपॉन क्यू बी। काइनेटिक एनर्जी की जगह तुम ये रखोगे, काइनेटिक एनर्जी की जगह तुम क्या रखोगे, ये, और चार्ज की जगह क्या रखोगे, ई। बस आंसर। अब चेक करते हैं कौन सा मैच कर सकता है। तो 2m, बस ठीक है, फोर्थ आंसर आ जाएगा बच्चों, समझ गए। तो बस एक ये छोटा सा फॉर्मूला आपको लेके चलना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलें आगे। अब बच्चों फिर बताओ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कोई दिक्कत। 6, 7, 7 मैक्सिमम वेलोसिटी ये है, एज्यूमिंग दैट स्पेसिफिक चार्ज ये है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। वेलोसिटी दे रखी है तो कैलकुलेटिव है, हाँ बोलो, ओके। अब बच्चों समझो, काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास बच्चों 9.1 10⁻³ स्पीड का स्क्वायर, तो 1.44 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर 12, इतना बच्चों समझ पाए, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे तो 1.6 10⁻⁻90। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत। हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो आ गई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों ये जो चीज होती है, सॉरी ये जो चीज मास अपॉन चार्ज, मास अपॉन चार्ज, तो चार्ज बाई मास हमें दे रखा है, तो हाफ, इसकी वैल्यू बच्चों में दे रखी है 1.44 10⁻12, और इसकी वैल्यू बच्चों में दे रखी है 1.8 10⁻11। बच्चों देखना 180 मान लो 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 20 16 8 10 4, ये कट गए, 4 बचा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना माना जाएगा, 4 वोल्ट। तो बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है। तो हमें मास पता है, स्पीड पता है। बोलो अनीस कुछ पूछ रहे हो। ये क्वेश्चन नंबर है 7, एक्सरसाइज 2 7th क्वेश्चन। हाँ बोलो। हाँ, maximum velocity of photoelectron emitted by metal surface is this, assuming that specific charge of electron ये है, the value of stopping potential। समझ गए ना बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलें अभी आगे बच्चों 8th, इसमें कोई दिक्कत। 8th देखो, E = PC, P क्या चीज़ है, मेरे हिसाब से ये मोमेंटम होगा, तो ये फोटोन के लिए वैलिड होता है। P = E/c, ये किसके लिए वैलिड होता है, फोटोन के लिए। अब ऑप्शन देखते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन एज वेल एज फोटोन, वो गलत है, फॉर इलेक्ट्रॉन वो गलत है, फॉर फोटोन मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। याद करो फोटोन का मोमेंटम हम कैसे लिख सकते हैं, E/c, इलेक्ट्रॉन के लिए वैसे नहीं लिखते, ठीक है ओके। फिर देखो बच्चों 9th, इसमें कोई दिक्कत। 10th 11th 12th 13 12th देखो, लाइट ये मेटल वर्क फंक्शन, ये रिटार्डिंग पोटेंशियल। देखो बहुत सिंपल सा है, अगर तुम एनर्जी लिखोगे 12400 3320, एक बार लगभग 4 के आसपास मान लेते, लगभग 4 के आसपास, तो ये एनर्जी है। 4 में से 1 उधर खर्च हो गई, तो लगभग 3 बचेगी। अब ये 4 से कम ही आएगा,
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 से कम हो जाएगा। 3 से कम अगर हम देखेंगे तो अपने पास एक ऑप्शन है सेकंड, वो अपने पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बोलो प्रियांशी, कोई दिक्कत हो? समझ पाए? बोलो, कोई दिक्कत लग रही हो? हाँ, 3 से कम तो सेकंड ऑप्शन बेटर। ठीक है, ओके। 13 बच्चों, इसमें कोई डाउट? 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना। तो देखो वेवलेंथ मान लो, जैसे समझना ये 6 का गिराया, वर्क फंक्शन 2, बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल 4। 5 का गिराया, अब बोलो अरुण, 3। तो ये कितना कम किया? 1। तो ये भी कितना कम हो गया? 1। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जितनी एनर्जी कम हो जाएगी उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जितनी एनर्जी कम हो जाएगी उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो फ्रॉम λ1 टू λ2। लेकिन यहाँ पे ये कि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज पूछा है, चेंज, क्योंकि वेवलेंथ कम करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। तो फाइनल माइनस, देखो मैं लिखता हूँ, समझ गया ना? अब समझो, फाइनल एनर्जी अगर मैं लिखता हूँ तो hc/λ2, ये तो ऐसा ही सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इससे डिवाइड कर दो। अब hc/λ1 e, समझ गया ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो काइनेटिक मतलब एनर्जी में चेंज आएगा वो जूल वाली नहीं। हाँ हाँ, बस ये आंसर हो जाए। ठीक है, ओके। अब बच्चों देखो, अप टू 17 कोई दिक्कत? अप टू 17 एक्सरसाइज 2। 18 में किसी को डाउट? ओके, हाँ अनीस तुम्हें क्या? हाँ ठीक है। फोटो सेल एम्प्लॉय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट, तो ये करता है, करेंट प्रोड्यूस करता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या चीज़ है। चेंज फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी को करंट में कन्वर्ट करेगा। क्या ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट गिराओगे तो ज़्यादा फोटोन गिरेंगे, तो उस हिसाब से करंट डेवलप होगा। तो फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं, इंटेंसिटी ये ठीक लग रहा है सेकंड। चेंज इन इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन इनटू ए चेंज, उससे भी कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, बोलो। रुको रुको, अब ये मुझसे अलग से पूछना, अभी मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ, अभी क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक है ना? अभी समझो बच्चों कहाँ तक पहुँच गए हम इसमें? 18, हाँ 19, इसमें कोई दिक्कत? 20, 21, किसमें डाउट है बोलो? 21, देखो ये याद करो, अपनी सीट में था वही क्वेश्चन है, फिर मैं बता रहा हूँ 5 वोल्ट सोर्स, ये सब ठीक है, 0.5 मीटर पे डिस्टेंस पे है। अब इसको 1 मीटर पे रख देते हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो हाँ, योग डिस्कशन मत करो, उसका ध्यान रखो। पहले 0.5 मीटर पे था, अब 1 पे रख दिया, तो डबल डिस्टेंस कर दो। डिस्टेंस डबल कर दी तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। पास में रखा है, दूर में रखा है, तो इंटेंसिटी 1/4, 0.5 से 1/4। तो अब 1/4 फोटॉन्स गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी 1/4 निकलेंगे, करंट भी 1/4 हो जाएगा। तो रिड्यूस मतलब सेकंड ऑप्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों फिर देखो 22, 23, 24, देखो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फॉर लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज प्रोपोर्शनल टू, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, हम कितने गिरा रहे हैं उससे मतलब है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। इंटेंसिटी देखो, तुम कम फोटोन गिराओगे तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा फोटोन गिराओगे तो ज्यादा निकलेंगे। तो इंटेंसिटी से मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो आंसर अपने पास हो जाना चाहिए 4th। बोलो योगेंद्र, कोई दिक्कत हो? ओके, 25, 26, देखो बच्चों
जिसमें दिक्कत हो पूछ लेना मुझसे। अभी वो तो अभी 26 में पहुंचूंगा तब पूछ लूँगा, और बाकी जो तुम्हारे रहे मुझसे अलग से पूछ लेना, वो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों समझो, देखो 26 इसे देखना बच्चों, ये आपका जी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये है, ये है और ये है। तो बच्चों इन दोनों के लिए करेंट सेम है, करेंट सेम है मतलब नंबर ऑफ फोटोन सेम मानोगे। इसके लिए करेंट कम है तो नंबर ऑफ फोटोन कम मानोगे। इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इन दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी। हाँ देखो ग्राफ में हम किसी को भी कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कोई, हाँ वो चीज होगा स्टैंडर्डाइजर में नहीं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जनरली कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ मैंने बता रहा था तो उसमें क्वेश्चन में ही लिखा हो, जैसे यहाँ देखो वोल्टेज और यहाँ करंट, तो वो ग्राफ में ही लिखा होता है। बाकी वो किसी भी यूनिट में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, समझे कि नहीं? ओके एक बार मैं कंप्लीट करता हूँ फिर आप पूछना। देखो फिगर शो प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस, ये सब ठीक है। अब कौन सा सही है? कर्व बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। तो बी और सी बच्चों, ये है ए, ये बी और ये सी, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, पहला गलत। कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी, वो सही नहीं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी नहीं, वो गलत है, सेम फ्रीक्वेंसी। ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, वो सही है, बट डिफरेंट इंटेंसिटी, वो भी सही है। बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, वो सही है, एंड डिफरेंट इंटेंसिटी, वो गलत है। हाँ अब बच्चों इसमें करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए थर्ड। योगेंद्र बोलो तुम। वापस बोलो, किस सिचुएशन में पूछ रहे हो वो मुझे बताओ। ऐसे कोई रिलेशन नहीं, आप किस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूछ रहे हो। इन जनरल अगर देखोगे तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, बस ये। इन जनरल इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन किस क्वेश्चन में एग्जैक्ट सिचुएशन है वो बताना पड़ेगा। हाँ तो वो मुझसे पूछ लेना, पर इन जनरल मैं बता चुका हूँ इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा। ओके बच्चों इसमें अभी किसी को डाउट? ठीक है 27, 28, 29, 30, 31, कितने हैं मैं देख लेता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा हो तो तुम मुझसे अलग से पूछ लेना। हाँ तो जो कॉमन डाउट है वो मैं डिस्कस कर दूंगा, बाकी तुम मुझसे पूछ लेना, ठीक है? तुम मुझसे अलग से पूछना अगर तुम्हारे सारे ही हैं, बाकी कोई और होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 36, ठीक है। तो जो इसमें कवर हो जाए वो योगेंद्र देख लेना, बाकी मुझसे अलग से पूछ लेना। देखो एनर्जी ए एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, पहला सही है, कोई दिक्कत नहीं। फोटोन बिहेव लाइक ए पार्टिकल, वो भी सही है, बट इसको इससे उतना रिलेट कर सकते हैं या नहीं, इसमें हमेशा ही कंफ्यूजन रहेगा। वो ठीक है, लेकिन वही मोमेंटम होगा ये हम क्यों बोल सकते, क्योंकि मैटर वेव के हिसाब से कुछ अलग होता है, तो उतना रिलेटेड तो मुझे नहीं लग रहा है। बाकी आंसर इन्होंने जो भी दिया हो 36 दोनों सही हैं, वहाँ तक तो ठीक है। मुझे उतना एक्सप्लेन करता हुआ तो नहीं दिख रहा है। इन्होंने क्या दिया, पहला दिया, वो मैंने बताया इसमें वो अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते। इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा, उसका कोई उपाय नहीं, ठीक है? तो मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही सही हूँ, वो क्वेश्चन बनाने वाला क्या सोच रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? वो हमेशा इन चीज़ों में कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ होता है वेव का, ये फोटोन क्या है, वेव ही तो है, ठीक है? फोटोन है क्या, लाइट को एक पैकेट्स की तरह से मान लो। हाँ एक ही चीज तो है, लाइट और वो अलग थोड़ी है, ठीक है? अब 37, 38, 39,
40 देखो, in photoelectron emission the velocity of electron ejected from near the surface is larger and that coming from interior of metal. सही बोल सकते हो। देखो सरफेस के पास से निकलेगी तो उसके कॉलिजन वगैरह होने के चांसेस कम होंगे, अंदर से निकलेगी तो ज़्यादा कोलाइड करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी या स्पीड कम होगी। तो पहला ठीक लग रहा है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोड वो गलत है, जीरो ही थोड़ी होती है, तो सही गलत। देखो इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है, कन्फ्यूजन केवल उसी सेंटेंस में होता है जब दोनों सही हों और वो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये डिपेंड करता है कि भाई क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया। उसमें 50% तो सही सही दिख जाता है, 50% में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। ओके बच्चों, अब मुझे बताओ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हम 1 2 3 सब कर चुके हैं, फिर भी अगर कोई डाउट किसी का रह गया हो वो मुझसे अलग से पूछ सकता है। बोलो कौन सा है? 11, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। देखो वैल्यू वाइज तो प्लस ही होता है, लेकिन अब ऑप्शन अगर माइनस में अवेलेबल है तो माइनस ज़्यादा बेटर है। एक बार मैं पोटेंशियल डिफरेंस में, हाँ नहीं एक डिफरेंस पूछा है, 11th मस्ट बी थर्ड। एक बार मैं और रीड कर लेता हूँ। तो फिर भी माइनस ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल में माइनस में ही लगाते हैं। इन्होंने आंसर क्या दिया? प्लस दिया। वैसे तो माइनस ज़्यादा बेटर है क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो या तो प्लस माइनस दोनों देने ही नहीं चाहिए, समझ रहे हो? एक सेकेंड, बी कौन सा? मस्ट बी नहीं, वो तो वैसे ही लगा होगा। नहीं वो गड़बड़ी क्वेश्चन माना जाएगा। देखो पहली बात तो प्लस माइनस देना नहीं चाहिए, फिर भी अगर दे रखा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में हम अपोजिट लगाते हैं तो फिर ज़्यादा बेटर माइनस वाला माना जाएगा, लेकिन जनरली इस तरह से कंफ्यूजिंग नहीं देना चाहिए। हाँ बोलो। देखो हमारा काम ये नहीं कि हम क्वेश्चन वाले ने क्या सोचा होगा वो करना, हमारा काम ये कि हमारे सामने जो अभी क्वेश्चन है उसके लिए हम क्या कर सकते। तो मेन चीज़ ये कि अगर कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है तो हमें कभी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना तो एग्ज़ाम में ना यहाँ, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आप उस पर रिसर्च करने बैठोगे अपना टाइम वेस्ट करोगे, वो बाद में जो होना होगा, बोनस होना होगा, करेक्शन होना होगा, होता रहेगा, हमें उससे क्या करना। हाँ अब चीज़ सीखने वाली क्या है? चीज़ सीखने वाली ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जनरली क्या माइनस में ही होता है, लेकिन जनरली प्लस माइनस कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, वैल्यू वाइज दे देना चाहिए। फिर भी अगर दे रखा है तो माइनस ज़्यादा बेटर माना जाएगा, वो अपने लिए सीखने वाली चीज़। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलते हैं अब आगे। अब बच्चों जो अपना टॉपिक है वो फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स। वो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में बच्चों जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, पीछे योगेंद्र और मुकेश, तुम बिल्कुल सेपरेट हो जाओ, उस साइड पहुँच जाओ तुम बिल्कुल, या आगे आ जाओ इधर अभिषेक के पास। किसके? तुम लेट आए, खैर मुझसे अलग से पूछ लेना। हाँ बच्चों मुझे ये बताओ, ये सीट सब पे है? अच्छा मैं दे रहा हूँ। अच्छा बीपीपी है, ओके तुम पे भी शायद नहीं होगा। ठीक है ओके ओके बच्चों, अब मुझे बताओ ये दोनों चीज़ें सब पे अवेलेबल है? ठीक है, अब बच्चों मैं इसमें स्टार्टिंग से डिस्कस करता जा रहा हूँ, वो समझते चलो। न्यूक्लियर फिजिक्स, तो बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेनली बच्चों न्यूक्लियस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। अब बच्चों इसमें से बहुत सारी चीज़ें अब सिलेबस से हट गई, बहुत सारी चीज़ें अब सिलेबस से हट चुकी हैं। तो हो सकता है कि तुम पुराने PYQ करो या कोई मॉड्यूल या बुक वगैरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं जो तुमसे ना सॉल्व हो, जैसे रेडियो एक्टिविटी है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें अब सिलेबस में नहीं है। वो पुराने मॉड्यूल रहते हैं, वो बने रहते हैं, क्या कि मॉड्यूल अभी के बने हुए थोड़ी होते हैं।
वो क्या है पहले से जो बन गए फिर वही चलते रहता है, दिखता है थोड़ा बहुत उसमें चेंज होता है, होता नहीं है। ओके खैर बच्चों, अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझो। तो कहने का मतलब ये है कि अभी रिसेंट सिलेबस के हिसाब से बहुत सी चीज़ें उसमें से हट चुकी। तो मॉड्यूल या हो सकता है आप कोई भी बुक वगैरह PYQ कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें आपसे नहीं बनी। तो हम केवल सिलेबस का ही पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा, हाँ क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स में बच्चों न्यूक्लियस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ें बच्चों मेनली हम डिस्कस कर, ठीक है। अब बच्चों कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं जो कि केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ चुके हो, हम थोड़ा सा उसको बस रिवाइज कर, और वो सारी की सारी डेफिनेशंस शॉर्ट में बच्चों मैंने इसमें लिखवा भी रखा है। तो खैर समझो, सबसे पहले न्यूक्लियस, इसको किसने, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इसके बारे में बताया था, ठीक है। ये उतना काम का नहीं है, हिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, बस ऐसे ही बता दिया। न्यूक्लियस में बच्चों क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है बच्चों? न्यूट्रॉन बच्चों बाहर आउटसाइड न्यूक्लियस वो स्टेबल नहीं रहता। जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर स्टेबल नहीं रहता, समझ रहे हो? अगर न्यूट्रॉन उसके बाहर होता है तो वो जनरली प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। तो खैर वो बस एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बता दिया, ठीक है। न्यूट्रॉन पे बच्चों बताओ चार्ज क्या होता है? 0। अब प्रोटॉन जो होता है वो आउटसाइड, हालांकि बच्चों देखा जाए तो कोई भी स्टेबल नहीं होता, प्रोटॉन भी आउटसाइड कोई स्टेबल थोड़ी रहता है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो बस हमें बताना पड़ता है। बाकी देखा जाए कोई प्रोटॉन भी स्टेबल थोड़ी होता है, पर ठीक है अब जो भी है हम क्वेश्चंस के हिसाब से डिस्कस करें तो इसको फिर भी स्टेबल बॉल देते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? प्लस का ई। क्या होता है? प्लस का ई। अब बच्चों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में किसका मास ज्यादा होता है? न्यूट्रॉन का। लेकिन देखोगे तो बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है, बहुत ज्यादा माइन्यूट सा। तो लगभग कहीं भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम दोनों का मास बराबर लेके चलते हैं, और जो हाइड्रोजन का मास होता है 1.66 या 1.67 इंटू 10 की पावर, तो 1.66 या 67 जो भी मानते हो, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ही हम मास मान लेते हैं। इसी को लगभग बच्चों 1 AMU के आसपास, हालांकि एग्जैक्ट 1 AMU नहीं है, 1 AMU पर बस रफली बता दो। बेसिक सी चीजें बच्चों केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, कोई दिक्कत इसमें? तो ये सारी चीजें बच्चों मैंने इसमें बता रखी। आगे देखो रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बच्चों मैंने लिखा 8O18, तो ये O किस चीज का सिंबल है? ऑक्सीजन। ये बच्चों होता है प्रोटॉन नंबर, इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर। तो बच्चों बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है? 8। इसका मास कितना है? 18। अब इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 10। तो बच्चों जो ये क्या होता है? मास नंबर, इसको A से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो प्रोटॉन 8 है तो न्यूट्रॉन कितने माने जाएंगे? 10। ऐसे मान लो बच्चों मैंने लिख दिया 6E40, 6E40। तो 6 इसमें क्या है? या प्रोटॉन नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने होंगे? 8। और मास नंबर क्या माना जाएगा? 40। ये इसका सिंबल हो जाता है। तो यही बच्चों मैंने समझाया है ZX से। ये X क्या है? सिंबल ऑफ एटम, ऑक्सीजन या कार्बन। Z एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। A एटॉमिक मास नंबर और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन से मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर बच्चों क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों को मिला के। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। फिर बच्चों देखो आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स बच्चों हम किसे बोलते हैं? जिनका सेम मास सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मास हो। सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन
डिफरेंट मास हो, जैसे बच्चों 8 या 6C12 6C14, इसमें देखो दोनों ही कार्बन है, क्योंकि ये किससे डिसाइड होता है, प्रोटॉन नंबर से। तो सेम प्रोटॉन नंबर होगा या सेम एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसको हम क्या चीज बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो Z सेम होगा, डिफरेंट A होगा, या प्रोटॉन सेम डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन सेम है न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे तो वो हो जाएगा। समझ पाए बच्चों, आइसोटोप्स केमिस्ट्री में भी डिटेल में पढ़ते ही। फिर आइसोटोन्स, ये बच्चों थोड़ा सा भूलने का चांस रहता है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। आइसोटोन्स में सेम न्यूट्रॉन्स होंगे, सेम न्यूट्रॉन्स होंगे, समझ गए बच्चों। तो इसमें न्यूट्रॉन्स सेम होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो, सेम न्यूट्रॉन्स होंगे। जैसे मान लो बच्चों 6C12, बताओ बच्चों कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने, 6। मान लो मैंने बना दिया 8O, 8 बचे 14, हाँ ठीक है, 8O14। अब इसमें बच्चों बताओ प्रोटॉन्स कितने और न्यूट्रॉन्स कितने, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो दोनों में सेम न्यूट्रॉन्स है, इसको हम क्या बोल देंगे, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स। फिर आइसोबार्स, नाम से क्लियर है, मास नंबर सेम होना चाहिए। तो अब बच्चों कंक्लूड करता हूं, आइसोटोप्स हम किसे बोलते हैं, जिसमें आइसोटोप्स जिसमें प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर सेम। आइसोटोन्स, इसमें न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा। आइसोबार्स, इसमें मास नंबर सेम होगा। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब बच्चों बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, उन्हें एक बार अटेम्प्ट करो। यहाँ तक बच्चों एक बार देखना बच्चों, जो मैंने एक पतली सी सीट तुम्हें दी है, ठीक है। ओके, इसमें बच्चों स्टार्टिंग क्वेश्चंस देखो। फर्स्ट, न्यूक्लियस विच आर नॉट आइडेंटिकल बट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, उसे क्या बोलते हो, आइसोटोप्स, नहीं आइसोबार्स, ठीक है ना। सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब आइसोबार्स, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन सेम है मतलब मास नंबर सेम। आइसोबार्स क्या बोलोगे, आइसोबार्स। अब बच्चों सेकंड एक बार कर लो, जब मैं पूछूं तब बताना। सेकंड, मुकेश तुम बताओ, तुम्हें इसमें आंसर क्या लग रहा है। देखो मास नंबर कहाँ, नहीं देखो मास नंबर सेम दिख रहा है, डिफरेंस साथ साथ आ रहा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन सेम, न्यूट्रॉन सेम है तो क्या हुआ, आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। बच्चों सेकंड वाले में देखोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों के निकाल के देखो, नंबर ऑफ दोनों के न्यूट्रॉन्स निकाल के देखोगे तो 13 माइनस 6 7, 14 माइनस 7 7, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो इसे क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स, ठीक है ना। सेकंड में बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं। थर्ड बच्चों, न्यूक्लियॉन्स ऑफ एटम विच एटॉमिक मास नंबर 24 कैन कंसिस्ट, तो बच्चों न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। थर्ड हिमानी तुम बताना चाहो, बताओ तुम्हें क्या लग रहा है। बोलो हिमानी। करण तुम थर्ड, फर्स्ट देखते हैं। योगेन तुम थर्ड में, थर्ड क्यों, सही है बच्चों, इसमें करेक्ट आंसर होगा सी। रीजन ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते,
केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे। अब मास नंबर 14 है तो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन का सम 14 होना चाहिए। ए और बी गलत हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब डी वाला भी गलत है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो केवल अपने पास एक ही ऑप्शन बचेगा सी, एक ही ऑप्शन बचेगा सी। ठीक है ऋतिक तुम बताओ फोर्थ। देखो एटम हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एज वेल एज डिफरेंट मास नंबर बट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सही है। थर्ड आइसोटॉन्स। बच्चों फोर्थ में आंसर आइसोटॉन्स, कोई दिक्कत। अब बच्चों आगे देखते हैं, यहां तक चीजें क्लियर है बच्चों। अब बच्चों आगे हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये क्लियर है। अब बच्चों देखो नेक्स्ट बच्चों आता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला ये होता है आर नॉट ए की पावर 1/3, आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट बच्चों इसमें क्या होता है कांस्टेंट, आर नॉट क्या होता है कांस्टेंट। इसकी वैल्यू लगभग 1.2 फर्मी मीटर होती है। ये -15 को बच्चों हम बोलते हैं फर्मी, -15 को क्या बोलते हैं फर्मी। तो न्यूक्लियस जो होता है वो फर्मी लेवल के आसपास होता है या 10 की पावर -15 के आसपास होता है, और जो एटम होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है, तो -10। तो -10 और -15 10 की पावर 5 यानी कि 1 लाख गुने का फर्क आ जाता है। 1 लाख गुने का लगभग फर्क आ जाता है एटम और न्यूक्लियस। 1 लाख गुना, जैसे मैंने बताया कि यहाँ एक बॉल और उससे भी मतलब कहीं ज़्यादा हो जाएगा। बॉल भी छोड़ो, एक छर्रा मान लो और बिल्डिंग, जैसे बॉल बेरिंग जो रहती है वो छोटी सी गोली मान लो और बिल्डिंग, वो 1 लाख गुने का फर्क लगभग ये हो जाता है। तो खैर कहने का मतलब ये है बच्चों, रेडियस ये आर नॉट अपने पास है कांस्टेंट। एटॉमिक रेडियस बच्चों मैंने बताया वो एंगस्ट्रॉम में होती है। कितने में होती है? एंगस्ट्रॉम। और ये -15, तो लगभग 10 की घात 5 का फर्क आ जाता है। ये चीज समझ गए? तो बच्चों अब एक ये फॉर्मूले पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो दिमाग में फिट होना चाहिए। ये चीज समझ गए? ठीक है। अब आता है बच्चों डेंसिटी। तो बच्चों बताओ डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मान लो बच्चों मैं डेंसिटी निकालना चाह रहा हूं, तो मास बाई वॉल्यूम। अब मान लो बच्चों जैसे ये है ZXA, इसका बच्चों बताओ अगर मैं मास लिखना चाहूं तो मास नंबर क्या है? A। तो मास नंबर A, तो मास होगा A इंटू 1.67 10 की पावर -27 kg। इसका ये हुआ मास। अब वॉल्यूम लिखना चाहूंगा तो हम स्फेरिकल मान के चलेंगे 4/3 पाई r क्यूब, और रेडियस ये रही r0 क्यूब A 1/3 हट गया। बच्चों समझे? 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस की जगह बच्चों ये रखा, ये आ गया, ए कट गए, ए कट गए। बच्चों r0 की वैल्यू ये रखी। सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर बच्चों जो निकल के आता है वो लगभग ये आता है। बच्चों सारा डेटा रख दोगे, समझो ए कट गया, ये r0, सबकी वैल्यू रख दोगे, फाइनल आंसर लगभग ये आता है। ए से ए हट गया, बच्चों देखो ए हट गया, ए हट गया तो जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट आ गई। डेंसिटी क्या आ गई है? कांस्टेंट। तो बच्चों चाहे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो या गोल्ड का न्यूक्लियस हो या आयरन का हो, सारे के सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है। समझ पाए बच्चों? चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, गोल्ड हो, सिल्वर, न्यूक्लियस जो उनका होता है सबकी डेंसिटी सेम होती है। तुम सोचो कि नहीं सर गैस है आराम से दब जाती है, तो वो एटॉमिक लेवल पे होता है, और गैस वगैरह तो एटॉम में भी बहुत सारे कलेक्शन पे होता है। यहाँ न्यूक्लियस लेवल पे सबकी डेंसिटी सेम है। समझ गए बच्चों? एक बार को हाँ योगेंद्र तुम बताता हूँ। जैसे मान लो ऑक्सीजन का मास नंबर बताओ। ठीक है,
अब मैं पूछता हूं ऑक्सीजन एटम का मास बताओ, एटम का मास, मास। हाँ, अब एएमयू क्या होता है, एएमयू की वैल्यू बताओ। बस वही मैंने लिखा है। अब ऑक्सीजन का तुमने इंटू 16 किया, अगर मैं कार्बन का पूछता हूं तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, हीलियम का पूछता हूं 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और किसी ए वाले का पूछता हूं तो ए से मल्टीप्लाई करोगे। तो वही मैंने किया, मान लो 16 है तो 16 इंटू ए एम यू, ए इंटू ए एम यू। हाँ अब बोलो, ठीक है ना, हाँ बोलो। नीचे रेडियस देखो वो रही, उसका क्यूब करोगे तो आर नॉट क्यूब, और ए की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो, हाँ लिखा भी है उसमें हुआ मास नंबर, ठीक है। हाँ अब तुम बोलो। सर जब सारे एटम्स की डेंसिटी सेम है, एटम्स नहीं बोलो, न्यूक्लियस मतलब सारे एलिमेंट्स के न्यूक्लियस की डेंसिटी से, हाँ की बोलो। डेंसिटी सेम है, अब ये बात हो गई, तो फिर सेम वॉल्यूम में सभी एलिमेंट्स का मास सेम क्यों होता है? वो न्यूक्लियस बोल रहा हूँ, एटम्स अलग चीज हो जाती है, और एटम्स के बाद भी फेज अलग चीज होती है। अब पानी मान लो, सॉलिड लिक्विड गैस में होता है, तीनों की डेंसिटी अलग अलग है, वो तो पानी है। तो डेंसिटी जो हम डिस्कस करते हैं वो फेज पे डिपेंड करती है, समझ रहे हो, वो अलग चीज है। यहां हम न्यूक्लियस की बात कर, समझ गए ना, तो वो चीज है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ और किसी को कोई दिक्कत? तो अब बच्चों मैं कंक्लूड करता हूं। पहली चीज R इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। पहला क्वेश्चन बच्चों इसमें ये बनता है, जैसे फॉर्मूला ये लिखा है आर नॉट ए की पावर 1/3, तुमसे कह दिया हाइड्रोजन, और मान लो 8 एटॉमिक नंबर किसका होता है, किसी का होता है, ऑक्सीजन का होता है, वो तो मास नंबर हो गया। ऑक्सीजन नहीं, मास नंबर जिसका 8 होता किसी को नहीं होता। चलो मान लो 3 8 बेरिलियम मान लिया ऐसे, ठीक है ना। अब समझो, हाइड्रोजन और बेरिलियम, आपसे बोला इनकी रेडियस का रेशो बताओ, क्या बताओ, इनकी रेडियस, तो 4 कर देते हैं, ठीक है, समझो। हाँ इनकी रेडियस का रेशो बताओ, तो आर नोट तो सेम ही होगा, तो R1/R2 A1/A2 की पावर 1/3, A1/A2 1/8, कितना आएगा। ऐसी तुमसे बोला बेरिलियम और एल्यूमिनियम, उसकी रेडियस का रेशो बताओ, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम लोगे तो 8/27 की पावर 1/3 2/3, ठीक है। उस तरह से आपको रेशो पूछा जाता है। अब बच्चों मैं पूछता हूं हाइड्रोजन और गोल्ड, उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी का रेशो बताओ, सेम। क्लियर है बच्चों, क्योंकि डेंसिटी सेम ही रहती है। ओके, तो बच्चों इसमें मुझे नहीं पता मैंने फॉर्मूला लिखवाया है कि नहीं, बट एक फॉर्मूला और ऐड कर लो, R1/R2 A1/A2 की पावर 1/3। हालांकि नहीं भी याद रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें देख लेता हूँ वैसे मैं, हाँ वैसे मैंने लिखवाया नहीं है, बट उसकी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, साइड में कहीं भी लिख सकते हो, और वरना डायरेक्ट बिना उसके भी हो जाता है। अब बच्चों जो मैंने तुम्हें पेपर शीट बताया दे रखी है, उसके बच्चों क्वेश्चंस देखो, और उसमें बच्चों 4 के बाद आप ट्राई करो, उसमें बच्चों 4 ऑनवर्ड्स 5, बच्चों 7 वाले को 6 कर लेना, वो 1 7 गलत छप गया है। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, कर लो फटाफट, 5 6 7 वो सब कर लो। बच्चों रेडियस ऑफ 29 ये आपसे पूछा है, कर लो बच्चों, जिससे मैं पूछूं वो आंसर बताए। गरिमा तुम बताओ मुझे, 5th उपाया तुमसे, ओके, पल्लवी तुमसे, प्रियांशी तुम 4th, क्या सोचा तुमने?
ओके, तमन्ना तुम, मुनीषा कैसे, हिमानी तुम कैसे, ठीक है बच्चों। फिफ्थ में आंसर होना चाहिए दिल्ली डी। सीधा सीधा फॉर्मूला है आर नॉट। आर नॉट बच्चों 1.2 10 की पावर -15, ए बच्चों 64 की पावर 1/3। बच्चों ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4.8 10 की पावर -15, खत्म। आंसर बच्चों क्या आ जाएगा फिफ्थ में दिल्ली, ठीक है। पूजा 7th हुआ, मतलब 6th तुमसे हुआ, 5 के बाद वाला बी, क्या सोचा तुमने? सही है बच्चों। 6th नंबर, इसमें आंसर होना चाहिए बॉम्बे। कैसे? अभी अभी हमने पढ़ा R1/R2, A1/A2 की पावर 1/3, एक का 2, एक का 54 पावर 1/3। एक की रेडियस बच्चों तुम्हें दे रखी है 1.5 10 की पावर -15 R2। बच्चों ये 27, 3 उधर भेजोगे तो R2 तुम्हारे पास आ गया 4.5 10 की पावर -15। बच्चों मुझे बताओ 7th, इसमें किसी को दिक्कत, मतलब 6 में कोई दिक्कत? अब नमन तुम बताओ 7th तुमसे हो पाया? कर लो, कर लो, सीक्वेंस में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऋतिक तुम बताओ, तुमसे 7th हुआ? बताता हूँ अभी। प्रिंस तुमसे 8 टाइम्स, सही है। इफ देर आर n न्यूक्लियॉन्स इन रेडियस r, देन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 2r। तो बच्चों रेडियस अगर डबल हुई है, सही है, रेडियस अगर डबल हुई है तो डबल के लिए जरूरी है कि वो डबल का क्यूब 8 टाइम्स हो जाए। नहीं आया, बता देता हूँ। देखो R1/R2, A1/A2 की पावर 1/3, R और ये रेडियस 2r, इसमें n इसमें पता नहीं, 1/3, R कट गया, क्यूब कर रहा हूँ तो 1/2 का क्यूब कितना होगा 1/8, n/n2, तो n2 यहाँ से कितना आ गया 8n। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों इसमें अप टू 13 तक इसी पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है, इसी पैटर्न के बच्चों क्वेश्चन है, वो एक बार घर पे कर लेना। हाँ ऑर्डर में जो तुम पूछ रहे हो बच्चों 10th नंबर समझो, 7 में आंसर 8 हो जाएगा, 8th का आंसर तो हम डिस्कस कर लेंगे, अभी छोड़ो। बाकी 10th में बच्चों अगर देखोगे तो ऑर्डर का मतलब ये होता है, जैसे पूछा क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी में जो पावर है वो ये है, तो यही ऑर्डर हो जाता है। प्रॉपरली देखोगे तो ये टर्म 0.5 से 5 के बीच में होना चाहिए, तो ये टर्म 0.5 से 5 के बीच में तो है, वो दिक्कत तो नहीं है, बस यही आंसर हो जाएगा। तो 10 की पावर 17। खैर बच्चों इसमें अप टू 13 एज ए होमवर्क रख लो, फिर मैं आगे डिस्कस कर, समझ गए? अप टू 13 बच्चों सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, जो हमने रेडियस वाला पढ़ा है उसी को यूज करना है। चलते हैं आगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों फिर देखो AMU, तो 1 AMU बच्चों क्या होता है? बच्चों बहुत पहले AMU बोलते थे कि हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो AMU है, लेकिन बाद में फिर उसको और करेक्शन करके ये किया कि जो C12 होता है, कार्बन 12, तो C12 का जो मास होता है उसका 1/12 हिस्से को हम AMU बोलते हैं। C12 का जो मास होता है उसके 1/12 हिस्से को हम क्या बोलते हैं 1 AMU। तो C12 जो है वो रेस्ट पे होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट पे होना चाहिए।
अगर बहुत प्रिसाइजली देखें तो जो C12 एटम है वो रेस्ट पे होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट पे होना चाहिए। इसकी वैल्यू बच्चों लगभग कुछ ये हो जाती है। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों समझो, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, अगर हम मास को डिस्ट्रॉय करके एनर्जी में कन्वर्ट करें तो बच्चों ये फॉर्मूला हम कई बार यूज कर चुके हैं, इक्वल टू क्या हो जाता है, mc²। बच्चों ये चीज भी केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलें आगे। ठीक, अब बच्चों एक एग्जांपल ट्राई करो, कैलकुलेट एनर्जी रिलीज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन 1 AMU मास कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो बच्चों 1 AMU तुमने मान लो 1.66 10 की पावर -27 kg माना। तो बच्चों इसके पहले जूल में एनर्जी निकालो और फिर उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो। एक बार बच्चों ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है? समझ गए ना बच्चों? कर लेते हैं। ओके, अब बच्चों समझो, मैं डिस्कस कर रहा हूं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है इक्वल टू mc²। मास बच्चों 1.66 10 की पावर -27, c बच्चों 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। बच्चों 1.66 10 की पावर -27, 9 इंटू 10 की पावर 16, ये बच्चों एनर्जी आई। बोलो कोई दिक्कत हो? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? अब वापस समझो, ये एनर्जी बच्चों जूल में है। किस में है? जूल में, क्योंकि हमने सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में लिखा। तो अगर वो हमसे पूछता है कि भाई तुम जूल में एनर्जी बताओ, तो ये आंसर है। अब अगर वो हमसे पूछता है कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए बच्चों 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इससे डिवाइड करोगे। पहले जो आंसर था वो जूल में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इससे डिवाइड करोगे। डिवाइड करोगे तो बच्चों अब समझो, 27 और 19, ये कितना बचेगा, -8, ये लगभग 1 मान लो। तो -8 और ये, तो 9 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। लगभग नहीं, अभी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको मेगा में कन्वर्ट करेंगे, तो मेगा में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, लगभग 900। तो अप्रोक्सीमेट 900 आएगा। लेकिन अगर हम सही डेटा यूज करें, बच्चों बताओ, जो मैंने एक रफ कैलकुलेशन की है वो समझ पाए? उस हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, रफ कैलकुलेशन के हिसाब से 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन बच्चों जब हम प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये याद रहना चाहिए, हम कई जगह यूज करते हैं 1 AMU मास को अगर हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके एनर्जी बनाएं तो 1 AMU मास से हमें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। बोलो निशा, कोई डाउट हो? पूजा क्लियर है? ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों ये एग्जैक्ट है, लेकिन कैलकुलेशन में हमारे लिए जरूरी होता है कई बार कि हम जल्दी कर पाए। तो डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट बच्चों इसको तुम 930 मान सकते हो। कितना मान सकते हो? 930, क्योंकि 931.5 में कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी। डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, तुम चाहो तो 900 भी मान सकते हो। ऑप्शन दूर है, अप्रोक्सीमेट चेक करना है तो 900 मान लो, तो वो थोड़ा आसान पड़ जाता है, क्योंकि 900 की कैलकुलेशन काफी आसान पड़ जाती है। तो ऑप्शन दूर हो तो 930 या 900 मान सकते। ये चीज क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? चले आगे। ठीक है, आगे बच्चों फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब बच्चों जैसे इसमें आप 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर
क्या होना चाहिए? आंसर क्या हो जाएगा? सी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? आगे देखते हैं बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब बच्चों जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बच्चों अपना मास डिफेक्ट। क्या है बच्चों? मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होता है बच्चों, मैं थोड़ा सा समझाता हूं, वो समझो। जैसे मान लो बच्चों आप बूंदी के लड्डू बना रहे हो। अब बूंदी के लड्डू बना रहे हो, बूंदी तुमने ऐसे ली, मान लो एक बूंदी 1 ग्राम की है। कितने ग्राम की है? तुमने 50 बूंदी ली, और मान लो कुछ 4 काजू के पीस ले लिए, और एक काजू का वजन मान लो चलो 2 ग्राम। तो तुमने 50 बूंदी ली 1-1 ग्राम की, 4 काजू के पीस लिए 2-2 ग्राम के, इन सबको मिला के तुमने एक लड्डू बना दिया। तो बच्चों बताओ लड्डू का वजन कितना होना चाहिए? 50 बूंदी का और 8 इसका, तो लड्डू का वजन कितना होना चाहिए? 58 ग्राम। तो तुम्हें उम्मीद तो यही होगी कि भाई 50 ग्राम बूंदी है, 8 ग्राम काजू है, तो 58 ग्राम वजन आना चाहिए। तो ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि भाई वजन इतना आना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड मास बच्चों कितना होगा? 58 ग्राम। लेकिन मान लो लड्डू बनने के बाद तुमने तोला तो पता चला कि वो 57.5 ग्राम। तो तुम्हें उम्मीद कितने की थी और वो है कितना? तो एक्सपेक्टेड मास और एक्चुअल मास, एक्सपेक्टेड मास, एक्सपेक्टेशन तुम्हारी ये थी कि 58 ग्राम का लड्डू बनेगा, लेकिन एक्चुअल मास कितना है? 57.5। तो एक्सपेक्टेड मास और एक्चुअल मास के डिफरेंस को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। एक्सपेक्टेड मास और एक्चुअल मास या ऑब्जर्व्ड मास के डिफरेंस को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट बच्चों तुम्हारा माना जाएगा डेल्टा एम। एक्सपेक्टेड मास है बच्चों 58 और ये है 57.5, तो ये तुम्हारा मास डिफेक्ट हो। ये चीज समझो। सेम कहानी बच्चों न्यूक्लियस की होती। मान लो बच्चों 6C14, ठीक है बच्चों? बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है? 8। तो जस्ट इमेजिन करते हैं कि मान लो जब इसके न्यूक्लियस को बनाया गया होगा तो कहीं से 6 प्रोटॉन पकड़ के लाए, कहीं से 8 न्यूट्रॉन पकड़ के लेके आए। तो हम 6 प्रोटॉन पकड़ के लेके आए, 8 न्यूट्रॉन पकड़ के लेके आए, उनको मिला के हमने क्या बना दिया? एक न्यूक्लियस बना दिया। तो ये बन गया, ऐसा कुछ रहा होगा। अब एक बार सिंप्लिसिटी के लिए इसका मास भी मैं 1 मान लेता हूं, इसका मास भी 1 मान लेता हूं। प्रोटॉन का मास भी 1 है, न्यूट्रॉन का मास भी 1 है। तो बच्चों टोटल मास 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन को मिला के मैं कार्बन न्यूक्लियस बना रहा हूं। तो मुझे कितना मास मिलना चाहिए? 14। मुझे मिलना तो 14 चाहिए। मेरी उम्मीद यही है कि मुझे 14 AMU मास मिले। लेकिन बच्चों जब न्यूक्लियस बन गया तब मैंने तौल के देखा तो वो 13 पॉइंट मान लो कुछ 8 AMU है। मुझे उम्मीद ये थी कि भाई ये 14 AMU मास निकलेगा, लेकिन तौल के देखा तो वो 13.8 AMU निकला। तो बच्चों कितना मास कम हो गया? 0.2 AMU। तो जो मास अपना कम हो गया उसी को बच्चों हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। अब ये मास में डिफेक्ट क्यों आ जाता है? तो बच्चों जब वो न्यूक्लियस बनता है तो उसको बांध के रखने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो जो ये मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होके एनर्जी रिलीज कर देता है। तो बच्चों बताओ यहां अगर मैं मास डिफेक्ट लिखता हूं तो 14 माइनस 13.8 यानी कि 0.2 AMU। अब इसी में मैं बोलता हूं कि भाई एनर्जी रिलीज बताओ। एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियस। तो बच्चों ये एनर्जी कितनी होगी वो हम निकाल लो। तो एनर्जी बच्चों अगर मैं लिखूंगा तो डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो ये अगर मुझे SI सिस्टम में लिखना है तो 0.2 इंटू 1.66 10 की पावर -27, 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। 931 से
अगर मुझे एसआई सिस्टम या जूल में एनर्जी लिखनी है तो वो ये हो, लेकिन अधिकतर केस में मुझसे पूछा जाता है कि भाई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, तो हम वही कहानी फिर करेंगे 1.6 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6, और इस पूरे की वैल्यू बच्चों हमें पता है, इस पूरे की वैल्यू हमें पता है 931.5, तो हम इतना सब नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा ये करेंगे कि 0.2 और मान लो 930 मान लो, तो कितना हो गया बच्चों 186 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये कार्बन न्यूक्लियस बना होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी 186 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए बच्चों? तो ये चीज होती है बच्चों बाइंडिंग एनर्जी। अब बच्चों इससे देखो, इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं और एनर्जी कितनी रिलीज हुई, तो 14 न्यूक्लियॉन्स को मिला के, 14 न्यूक्लियॉन्स को मिला के कितनी एनर्जी हुई 186। तो हम बोल सकते हैं कि 14 न्यूक्लियॉन्स की वजह से 186 एनर्जी रिलीज हुई। तो एक न्यूक्लियॉन्स की वजह से कितनी होगी 186 अपॉन 40 बच्चों 93/7 डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7 21 13.3 मान लो। तो एक के हिस्से में बच्चों कितनी एनर्जी गई, तो ये हमने क्या किया, बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दिया, बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दिया। इस चीज को बच्चों हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, कि एक न्यूक्लियॉन के हिस्से की वजह से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। अभी रुको, अब बच्चों मैं कंक्लूड करता हूं। मास डिफेक्ट बच्चों क्या था, जितनी हमें उम्मीद है उससे कम मास मिल रहा है, तो उम्मीद से कितना कम मिल रहा है वो है मास डिफेक्ट। एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास। क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो हम कैसे निकालेंगे, एसआई सिस्टम में निकालना है तो सारी चीजें एसआई सिस्टम में लोगे, mc² उस फॉर्मूले से कर सकते। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाए तो एएमयू में अगर हमें पता हो तो 930 से मल्टीप्लाई कर दो, वो निकल आता है। ये तो बाइंडिंग एनर्जी हो गई। बाइंडिंग एनर्जी से क्या मतलब होता है कि जब वो न्यूक्लियस बना है तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, जब वो न्यूक्लियस बना है तो उसने कितनी एनर्जी रिलीज की। तो बच्चों बताओ, कार्बन न्यूक्लियस जो डेटा मैंने दिया उस हिसाब से कितनी एनर्जी रिलीज हुई 186। कोई दिक्कत, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। बाइंडिंग एनर्जी की एक डेफिनेशन ये होती है कि बनते समय कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो जब ये वाला कार्बन न्यूक्लियस बना तो 186 एनर्जी रिलीज हुई। इसी की एक और डेफिनेशन ये होती है कि अगर इस बने बनाए न्यूक्लियस को हम तोड़ना चाहें, वापस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग करना चाहें, तो अपनी जेब से कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी बनते समय निकली है उतनी ही तोड़ते समय देनी पड़ेगी। समझ गए बच्चों? तो हम बोलेंगे कि बनते समय 186 एनर्जी रिलीज हुई, और इसको अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो अपनी तरफ से 186 एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ गए? अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है कि एक न्यूक्लियॉन की वजह से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही, तो 186 डिवाइड बाई 40। अब बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वो अपनी स्टेबिलिटी बताता है। जैसे बच्चों एक सिंपल एग्जांपल, एक एग्जांपल बच्चों मैं दे रहा हूं, जैसे ये x ये y, ये x ये y, ठीक है। अब इसके पास मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, इसके पास मान लो बच्चों 3 करोड़ की प्रॉपर्टी। किसके बच्चे अपने आप को ज्यादा स्टेबल फील करें, 3 करोड़ वाले। अब मान लो बच्चों इसके 6 बच्चे हो गए, इसका 1 बच्चा, कौन ज्यादा स्टेबल फील करेगा, 1 करोड़। तो बच्चों यहां से समझो बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंपॉर्टेंट है।
एक के हिस्से में कितना जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो स्टेबिलिटी अपनी किससे डिफाइन होती है कि एक के हिस्से में कितना जा रहा है। तो यहाँ एक के हिस्से में एक जा रहा है और यहाँ एक के हिस्से में 0.5 जाएगा। समझ पाए बच्चों? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को मैंने EBN से डिनोट किया। वो क्या है? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। वो जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो वही बच्चों मैंने बताया मास डिफेक्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड मास एंड ऑब्जर्व्ड मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब बच्चों इसे देख के बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है? Z। तो प्रोटॉन का मास Z इंटू MP। बताओ कितने न्यूट्रॉन्स है? A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग में नहीं ले रहे। अब आप कहोगे सर आपने इलेक्ट्रॉन तो ले ही नहीं। हम हाल फिलहाल सब कुछ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं। तो इसके न्यूक्लियस का मास की हमें इतनी उम्मीद है। अब एक्सपेक्टेड मान लो ये आया, तो डिफेक्ट क्या होगा? दिस माइनस दिस। तो हम लिखेंगे Z MP प्लस A माइनस Z MN, ये तो उम्मीद है, माइनस ये हो गया मास डिफेक्ट। समझ गए बच्चों? तो वही बच्चों मैंने इसमें बता रखा है, उसको मैंने, हाँ बोलो, ये ऑब्जर्व्ड मास, एक्चुअल मास जो उसका निकला, जैसे मान लो वही कार्बन समझो, तो उसके मास की उम्मीद 14 थी, एक्चुअल निकला 13.8। तो दिस माइनस दिस, ये चीज है। ठीक है। अब बच्चों समझो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन बच्चों क्या हो जाएगी? दो तरह से डेफिनेशन बच्चों मैंने बताई है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस, मिनिमम एनर्जी जिससे कि हम उसके पार्टिकल को उससे सेपरेट कर सके। या दूसरी डेफिनेशन बच्चों मैंने बताई कि जब वो न्यूक्लियस बना है तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस बाय इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब बाइंडिंग एनर्जी बच्चों कैसे निकालते हैं? मास डिफेक्ट इनटू C स्क्वायर। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसकी जरूरत नहीं, ये क्या चीज आ गई? हाँ ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN से डिनोट किया, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन। इफ EBN इज मोर देन न्यूक्लियस विल बी मोर स्टेबल। जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो वही बच्चों मैंने यहाँ बता रखा है। मान लो 2 है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। नीचे बच्चों मैंने लिखवा भी रखा है, बाइंडिंग एनर्जी से मतलब नहीं होता है, बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से स्टेबिलिटी डिफाइन होती है। केवल बाइंडिंग एनर्जी से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब फिर समझो बच्चों, बच्चों ये है वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास नंबर। तो बच्चों ये NCERT से कट करके लगाया है। यहाँ है मास नंबर और यहाँ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बच्चों समझो ये एक्चुअल ग्राफ है जो मैंने NCERT से कट करके लगाया, लेकिन इतना डिटेल्ड ग्राफ याद रख पाना पॉसिबल नहीं होता, उसका मतलब भी नहीं है। रफ ग्राफ अगर मैं देखूं तो वो ये हो जाता है, एक रफ ग्राफ अगर मैं देखूं वो ये हो जाता है। वो तो एक्चुअल ग्राफ हो गया। एक रफ ग्राफ देखें तो बच्चों कुछ ये हो जाता है। एक्चुअल ग्राफ ये रहा, समझ गए ना बच्चों? और रफ ग्राफ अगर मैं देखूं वो ये रहा। अब इस ग्राफ में कुछ चीजें बस याद रखनी होती है। वो क्या है बच्चों? जो ये मैक्सिमम है वो 56 का होता है। बच्चों याद करो मास नंबर 56 किसका है? आयरन का। तो बच्चों जो आयरन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। आयरन जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा। ये चीज क्लियर है? तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जिसके एक के हिस्से में ज्यादा अमाउंट आ रहा वो ज्यादा स्टेबल।
तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आयरन कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा स्टेबल मान सकते हैं। ये चीज़ समझे बच्चों। अब इस ग्राफ में बच्चों तुम देखोगे जो छोटे न्यूक्लियस जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ट्राइटियम है, ये ड्यूटेरियम है। H2 का मतलब ड्यूटेरियम, H3 का मतलब ट्राइटियम। हाँ मैंने गलत ड्रॉ कर दिया क्या? दिखता हूँ H2 नीचे H3 नहीं वो नंबर को कह रहा है, वो आपने एटॉमिक नंबर लिखा है उसमें मास नहीं। अब समझो मास नंबर ऐसे बढ़ रहा है तो दो, एक बार हो दो इधर, मास नंबर H2 के ऊपर होना चाहिए। अच्छा अच्छा हाँ वो पावर वो गलत है, हाँ अच्छा ये गलत लिख दिया, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ठीक है, तो बच्चों अब समझो इस ग्राफ में कुछ खास बातें देखोगे तो जो H2 है, H2 से मतलब है यहाँ ड्यूटेरियम, H3 से मतलब है यहाँ ट्राइटियम, हीलियम, इनकी बाइंडिंग एनर्जी देख के बताओ कम दिख रही है कि ज्यादा? कम दिख रही है। और बच्चों उस साइड चले जाओ, इस साइड, तो जो ज्यादा हैवी होते हैं मान लो 200 250, इनकी देखोगे ये भी कम। तो बच्चों जनरली क्या होता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन के बाद वाले जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जिसकी है वो स्टेबल है। जैसे बच्चों देखो ये अपनी 8 की लाइन है, तो 8 के ऊपर जो होते हैं वो जनरली स्टेबल होते हैं। 8 के ऊपर जो होते हैं वो जनरली स्टेबल होते हैं। तो इस साइड बच्चों देखोगे तो ये अपने अनस्टेबल होते हैं, ये अपने अनस्टेबल। ऐसे बच्चों यहाँ भी ये यूरेनियम वगैरह अपने क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। समझ गए बच्चों? इनकी भी एनर्जी कम है, इनकी भी एनर्जी कम है। समझ गए ना? अब हर कोई स्टेबल होना चाह रहा है, स्टेबल होना चाह रहा है तो ये भी इधर शिफ्ट होना चाहते हैं और ये भी इधर शिफ्ट होना चाहते हैं। समझ गए ना बच्चों? तो होता यह है बच्चों जो हैवी न्यूक्लियस है वो उधर कैसे शिफ्ट होंगे? टूट के। जैसे मान लो ये 238 का है, 240 मान लो, 120 में टूट गया तो 120 यहां कहीं आएगा तो 8 से ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, स्टेबल होगी। तो जो हैवी वाला न्यूक्लियस है वो 240 से दो हिस्सों में टूट गया, 120 तो वो उधर आ गया, उधर आ गया तो स्टेबल हो गया। मान लो ये छोटे छोटे आपस में चिपक गए तो 2 और 3 5 बन गए, 5 बन गए तो यहाँ कहीं पहुंच जाएंगे, यहाँ कहीं पहुंच गए तो स्टेबल हो गए, एनर्जी तो बढ़ी गई। तो जो छोटे वाले हैं वो भी स्टेबल होना चाहते हैं और जो बड़े वाले हैं वो भी स्टेबल होना चाहते हैं। छोटे वाले स्टेबल कैसे होंगे? चिपक के। तो इस चीज को हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और बड़े वाले टूट के तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन। तो छोटे वाले चिपक के या आपस में कंबाइन होके स्टेबल होते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्यूजन। और बड़े वाले टूट के आपस में बीच में आ जाते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं फिजन। क्लियर है? अब बच्चों दोनों ही प्रोसेस में बहुत लार्ज एनर्जी रिलीज होती है, दोनों ही प्रोसेस में बहुत लार्ज एनर्जी रिलीज होती है। अगर फिजन वाली प्रोसेस है उस एनर्जी को हम कंट्रोल कर लें तो बच्चों कंट्रोल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर से। जैसे बच्चों आप न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे या आपको पता हो किसी को, अपने इंडिया में कोई भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्लेस किसी को पता है? रावत भाटा, सही है। कोटा के पास में रावत भाटा जगह है, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो रावत भाटा कोटा के करीब 40 किलोमीटर दूर है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से मतलब ये है कि वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है। तो वो एक बहुत कंट्रोल वे में तोड़ा जाता है कि एकदम से सब ना टूट जाए। तो कंट्रोल्ड वे में अगर हम ये प्रोसेस करेंगे तो उससे हम इसके साथ जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। ऐसे बच्चों आप न्यूज़ में सुनते होंगे
न्यूक्लियर पावर सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्स वॉरशिप, सुन रखा है। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक वॉरशिप है या शिप है, उसको डीजल चाहिए चलने के लिए, सबमरीन है उसको डीजल चाहिए। अब डीजल तुम कितना भी भर के ले जाओ, 8 दिन 10 दिन महीने भर में तो खत्म हो ही जाएगा। तो जो न्यूक्लियर पावर्स मान लो डीजल वाली सबमरीन है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी स्टोरेज बनाओगे 30 दिन के बाद तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। अब बाहर निकलोगे तो पानी के अंदर जब तक आप रहते हो आप हिडन रहते हो, बाहर आओगे तो दिख जाओगे तो अटैक होने का चांस रहता है। तो अब डीजल वाली सबमरीन में ये दिक्कत रहती है, उससे बचने के लिए उसे न्यूक्लियर पावर बना दिया। अब न्यूक्लियर पावर बना दिया, उसमें आपने 2 किलो या 1 किलो भी यूरेनियम रख लिया तो 50 साल 100 साल आराम से अंदर बनी रहेगी, क्योंकि 1 किलो यूरेनियम बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। तो एक तरीके से वो लाइफ लॉन्ग अंदर बनी रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये फायदा रहता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। सेम शिप का, शिप बहुत लार्ज है तो उसके लिए डीजल भी बहुत चाहिए। ठीक है, तुमने बहुत सारा डीजल भर लिया, महीने 2 महीने 3 महीने चला लोगे। लेकिन अगर तुम न्यूक्लियर पावर्ड शिप बना रहे हो तो उससे तुम 50 साल 100 साल चलाते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ? ठीक है ना, तो वो फायदा रहता है बच्चों न्यूक्लियर का। तो कहने का मतलब ये है, अगर इस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर लें तो उसको हम यूजफुल चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर वॉरशिप है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब है। ये चीज़ क्लियर है। अब यही अनकंट्रोल्ड हो तो फिर वो एटम बम बन जाता है। यही अगर अनकंट्रोल्ड होता है तो वो क्या बन जाता है, एटम बम। जैसे बच्चों हिस्ट्री में आपने पढ़ा है 2 एटम बम गिरे हैं, हिरोशिमा नागासाकी पे। इसके अलावा बच्चों हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा रूस में, जो अब यूक्रेन में है, चेरनोबिल। तो चेरनोबिल में ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर था जैसे कि रावत भाटा में, उसमें मान लो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ की वजह से वो अनकंट्रोल्ड हो गया, ब्लास्ट कर गया। तो उसकी वजह से अभी तक वहाँ पे परेशानियाँ हैं। पूरे को एक बड़े से मेटल बॉक्स से ढक रखा है, काफ़ी कुछ करने के बाद भी अभी भी वहाँ रेडिएशन लीक की दिक्कत बनी रहती। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये अनकंट्रोल्ड होंगे तो फिर एटम बम की तरह से बिहेव करेंगी, कंट्रोल्ड वे में होंगी तो हम इससे काम कर सकते हैं। ये तो हो गया न्यूक्लियर फिजन का, समझ के बच्चों। तो न्यूक्लियर फिजन की बच्चों अगर हम बात करें, इट इज जनरली टेक प्लेस फॉर न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ग्रेटर देन 200। बच्चों ये चीज देखोगे, वो अभी मैं बताऊंगा, वो क्यू वैल्यू है बच्चों, ये मैं बता रहा हूँ। क्यू वैल्यू अभी मैं समझाऊंगा। न्यूक्लियर फिजन ये मैं बता रहा हूँ जनरली किसमें होता है, 200 से ज़्यादा एटॉमिक मास नंबर में होता है। इसमें क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस मिड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम इसे कंट्रोल कर लें तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बना सकते हैं, और अगर अनकंट्रोल ना हो तो ये क्या बन जाएगा, एटम। तो ये हो गया न्यूक्लियर फिजन। अब आता है बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है, छोटे छोटों को आपस में मिला दिया, उससे बड़ा बन गया तो उससे एनर्जी रिलीज हो। अब स्मॉल न्यूक्लियस आएंगे, मिड न्यूक्लियस बनेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। इसमें भी हाई एनर्जी रिलीज होगी। अब इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों, सन एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। तो बच्चों सन से जो लाइट आ रही है, आप सोचो सन कब से है, बहुत टाइम से, और आगे भी बहुत टाइम तक रहने वाला है। तो अब उसमें भी अगर डीजल पेट्रोल जला के लाइट आ रही होती तो अभी तक खत्म हो गया होता। लेकिन इतने टाइम तक क्यों जल पा रहा है, क्योंकि वो न्यूक्लियर प्रोसेस के थ्रू एनर्जी आ रही है, तो उसी वजह से वो सालों साल चलता जा रहा है। तो उसमें जो सन के अंदर प्रोसेस हो रही है वो यही न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हो रही है, उसकी वजह से लार्ज एनर्जी मिल रही है और वो इतने सारे एरिया को लाइट और एनर्जी प्रोवाइड कर पा रहा है। ये चीज समझे। अब फ्यूजन में बच्चों दिक्कत क्या होती है वो समझो। मान लो बच्चों तुमने ड्यूटेरियम लिया, एक और ड्यूटेरियम लिया, इनको चिपका के हीलियम बना दिया। तो बच्चों ऐसा नहीं कि एक ड्यूटेरियम लिया दूसरा ड्यूटेरियम लिया लाओ पास में चिपका दो, तो बच्चों ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज,
तो प्लस प्लस को पास में लेके आओगे, और पास में भी कितना पास लेके आना है, 10 की पावर -15 मीटर तक, फर्मी लेवल के आसपास। तब अब इतना पास लेके आना है तो बच्चों इनको बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हाई एनर्जी ऐसे फेंक के थोड़ी दे दोगे, तो इनको एनर्जी दी जाती है गरम करके। गरम करके हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उससे इनकी काइनेटिक एनर्जी या स्पीड बढ़ती है। तो अब इनको स्पीड एनर्जी कितनी चाहिए, K Q1 Q2 बाई R इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी K 9 इंटू 10 की पावर 9। मान लो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, 1.6 10 की पावर -19, 1.6 10 की पावर -19, रेडियस 10 की पावर -15, इतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अब ये काइनेटिक एनर्जी तुम कैसे दोगे, गरम करके। तो थर्मल एनर्जी बच्चों याद करो, हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ में भी डिस्कस की थी, KB के बच्चों 1.3 10 की पावर -23 T। बच्चों ये सब जब सॉल्व करोगे तो जो टेम्परेचर निकल के आएगा वो लगभग 10 की पावर 8 या 10 की पावर 9 आएगा, मतलब करोड़ केल्विन के आसपास, करोड़ केल्विन या सेल्सियस उसके आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इनको पास पास लाना चाहते हो फ्यूजन के लिए, तो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, लगभग करोड़ों डिग्री सेल्सियस। अब करोड़ों डिग्री सेल्सियस तुम कोयला जला के तो नहीं ला सकते, तो उसी वजह से बच्चों फिजन प्रोसेस को कंट्रोल करके हम एनर्जी बना लेते, लेकिन अभी तक फ्यूजन प्रोसेस को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर है, सबमरीन है, इन सब में फिजन प्रोसेस को ही कंट्रोल किया गया, फ्यूजन प्रोसेस को हम कंट्रोल अभी तक नहीं कर पाए, क्योंकि करोड़ों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तुम कैसा भी बर्तन लोगे, कितनी भी कंक्रीट वगैरह यूज कर लोगे, इतने हाई टेम्परेचर पर वो पिघल जाएगी, तो उसको तुम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। हालांकि बहुत सारी इसमें भी रिसर्च चल रही है, थोड़ा बहुत कुछ अभी रिजल्ट मिले, पर बहुत ज़्यादा रिजल्ट अभी इसमें नहीं मिले। तो यही बच्चों मैंने इधर बता रखा है, as both nucleus have positive charge, so they repel each other, to bring them very near very high kinetic energy is required। तो उनको बहुत पास में लाने के लिए बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अब उसी वजह से ये जो प्रोसेस होती है वो करोड़ों डिग्री सेल्सियस पे होती है। ये चीज समझ के बच्चों, हाँ रोड पे नहीं चल सकते, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर कोई छोटा मोटा थोड़ी होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर कितना भी छोटा बनाओगे तो एटलीस्ट बिल्डिंग के साइज का तो बन ही जाएगा, कितना भी छोटा बनाओगे। तो अब बिल्डिंग के साइज का अगर न्यूक्लियर रिएक्टर है तो वो उस तरह के व्हीकल पे थोड़ी बन सकता है। सबमरीन छोटी मोटी थोड़ी होती है, न्यूक्लियर पावर उससे भी बड़ी होती है। जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो, ये तो कुल 4 मंजिल की बिल्डिंग है, बड़े बड़े शिप्स और सबमरीन देखोगे तो करीब 20-30 मंजिल, उतने ऊंचे और बहुत बड़े होते हैं। हाँ बहुत बड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों वापस समझो। बच्चों यहां मैंने एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो समझो। इधर Q वैल्यू, जो ये थीटा वैल्यू है वो Q वैल्यू है, ग्राफ के जस्ट नीचे Q वैल्यू लिखा है, वो थीटा वैल्यू नहीं है, Q वैल्यू है। तो बच्चों इसमें ABCD से लिखा है, उसमें 1 2 3 4 से लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या है बच्चों, समझो, ये दोनों आपस में मिले, उससे ये दोनों बन गए, प्लस एनर्जी रिलीज हुई। एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो तुमने, बस समझाने के लिए 6C14, जस्ट समझाने के लिए 8O16 उसको मिलाया, उसको मिलाने से मान लो तुमने 7N14 बना दी, और मान लो तुमने 7 या 2 7N14 बना दी, या चलो 7N14 और ये भी 7N14 ही है। एक बार मैच करते हैं, 6 और 8 14 है, 16 और 14 कितने होने चाहिए, 30, 14 दूनी 28। तो एक काम करते हैं, इसको 16 वाला बना दें, ठीक है। तो A और B मिलके C और D मिल गए,
बच्चों यहाँ मान लो इसका टोटल मास कुछ 30 AMU है, और इधर जब हमने एग्जैक्ट, ये तो मास नंबर, एग्जैक्ट मास देखा तो कुछ 29.9 आया। आप कहोगे नहीं सर यहाँ भी 30, वो तो मास नंबर, एग्जैक्ट जब तौल के देखेंगे तो वो इतना आ रहा, तो वहाँ 30, यहाँ 29, या चलो यहाँ भी थोड़ा कम कर देते हैं, 29.9 कर देते हैं, यहाँ 29.8। अब बच्चों बताओ कितना मास कम हो गया, 0.1, तो वो किस में जाएगा, एनर्जी में। तो यही इसमें बताया गया है, A + B टेंड्स टू C + D + Q। Q मतलब एनर्जी रिलीज, इसी को हम Q वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Q वैल्यू। तो ये एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, इस साइड का मास माइनस इस साइड का मास इंटू C², इस साइड का मास माइनस इस साइड का मास इंटू C²। अब बच्चों ये मास जनरली ज़्यादा ही होता है, ये कम होता है, तो Q वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो उस केस में एनर्जी रिलीज होगी। बहुत रेयर ऑफ रेयर केसेस में हो सकता है, जैसा कि तुम बोल रहे थे कि हम एनर्जी से मास बनाते, हो सकता है। तो मान लो ये 30 आ जाए, तो अब मास डिफेक्ट होने की जगह उल्टा बढ़ गया, तो यहाँ ये चीज निगेटिव आ जाएगी। निगेटिव आ जाएगी तो उसका मतलब इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब कि तुम्हें उल्टा अपनी जेब से एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो रिएक्शन हो पाएगी। तो मैक्सिमम केसेस में ये पॉजिटिव ही होगा, लेकिन कोई रेयर ऑफ रेयर केसेस में नेगेटिव भी हो सकता है, उस केस में तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इतना बच्चों समझ पाए, यहाँ तक बच्चों इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब बच्चों समझो जो मैंने तुम्हें बताया है बच्चों, अब नेक्स्ट टर्म पे तुम क्या कर सकते हो वो समझो, ठीक है। इसमें बच्चों फिलहाल मैं इतना ही रख रहा हूँ। एक तो मैंने जो न्यूक्लियर के DPP से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं अप टू 14 तक, केवल उतना ही कर लेना, उससे ज़्यादा अभी मत करना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो 14 तक कर लेना। उसके अलावा बच्चों जो मैंने मैटर वेव्स है, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है मेरे हिसाब से। कितने क्वेश्चन है उसमें टोटल, तो बच्चों फर्स्ट और थर्ड कर लेना। चलो हाँ, तो फर्स्ट और थर्ड कर, कोई नहीं वो बाद में कर लेंगे। तो बच्चों जो मैटर वेव्स है, मैटर वेव्स, उसमें बच्चों फर्स्ट और थर्ड उतना कर लेना, ठीक है। बाकी बच्चों फिर हम बाद में देखते हैं।